नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। आप अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पीछे की क्लास में इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित की है। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इतिहास है वो इतिहास क्या होता है, जो ये इतिहास है इसका विभाजन किस प्रकार से। इसी के साथ में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा इतिहास है इसके जनक कौन कौन कहलाते हैं, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले जाना था इतिहास का अर्थ। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा इतिहास शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें इति प्लस है प्लस आस। इस प्रकार अवश्य ही घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, जिसके हमारे पास साक्ष्य मौजूद होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। दोस्तों ये हमने इतिहास के अर्थ को, इतिहास की परिभाषा को जाना है। आगे दोस्तों हमारे द्वारा चर्चा की गई कि जो हमारा इतिहास है इस इतिहास को जीवन जीने की क्या कहते हैं, कला, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा कहा गया। उनके द्वारा दोस्तों 3 आधार लिए गए, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की। वो 3 आधार कौन कौन से हैं? एक तो होता है अतीत, एक अपना होता है वर्तमान, और एक हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, भविष्य। इन तीनों के मध्य जो हमारा इतिहास है ये सेतु की तरह क्या करता है, कार्य। अतीत में हमारे साथ दोस्तों घटनाएं घटित होती हैं, वर्तमान में उस घटना पर हम कार्य करते हैं, और भविष्य में हमें क्या देखने को मिलते हैं, परिणाम। इस कारण से दोस्तों इतिहास को क्या बोला जाता है, जीवन जीने की कला। साथ में मैंने 2 विविध के क्वेश्चन बताए आपको कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस आयोजित करते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस, जो कि कब आयोजित होता है, 5 सितंबर को। लेकिन अगर दोस्तों आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम लोग कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर। आगे दोस्तों हम लोगों ने जाना जो हमारा इतिहास है इसके जनक कौन कहलाते, और सबसे पहले हमने विश्व इतिहास को देखा। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस कहलाए। ग्रंथ कौन सा था उनका, हिस्टोरिका। निवासी कहाँ के आते हैं दोस्तों, वो यूनान के। उसके बाद दोस्तों हमने अपने भारतीय इतिहास को जाना है। अपने भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, महाभारत। तो आप लोगों को मालूम है कि महाभारत के रचयिता कौन आते हैं यहाँ पर, वेद व्यास, जो कि अपने भारतीय इतिहास के क्या कहलाते हैं, जनक। दोस्तों हमने विश्व इतिहास के जनक को जाना था, हेरोडोटस हैं, ग्रंथ हिस्टोरिका है, निवासी कहाँ के हैं, यूनान के। फिर हम लोगों ने भारतीय इतिहास के जनक को देखा, वेद व्यास हैं, ग्रंथ कौन सा है, महाभारत। अब विविध के क्वेश्चन सुनना आप लोग, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे की क्लास में कर चुके हैं। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या कहलाता है, ग्रंथ, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक नहीं 1 लाख श्लोक हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो इसका नाम क्या होगा, महाभारत। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जय संहिता के नाम से। इसी के साथ में ये तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हो गया। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम कानूनी ग्रंथ कौन सा है, तो किसका नाम बताते हैं, मनुस्मृति, जिसकी रचना किन्होंने की है, आचार्य मनु ने, और इसको जलाने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के साथ में दोस्तों हमने अपने संपूर्ण विश्व का सर्वे प्राचीन ग्रंथ देखा है, जिसके अंदर नाम किसका आता है, ऋग्वेद का। इसी के साथ में दोस्तों आगे हम लोगों ने चर्चा की कि जो अपना इतिहास है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, 3 भाग आते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और कौन सा काल आता है, ऐतिहासिक काल। जहां सिर्फ साक्ष्य मौजूद होते हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल, जहां साक्ष्यों का रूप हमें लिखित मिला वो कैसा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसी के साथ में दोस्तों जहां साक्ष्य भी हैं, साक्ष्यों का रूप लिखित भी है, और लिखित रूप कैसा है, पठनीय, वो अपना कैसा काल कहलाता है, ऐतिहासिक काल। इसी के साथ में दोस्तों वर्तमान में हम लोगों ने देखा है कि हम जो अपना भारत है इसको कितने भागों में पढ़ते हैं, तो इसके अंदर प्राचीन भारत,
मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हमने यहां पर इसका समय निर्धारित किया है 2500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी सन। मध्यकालीन भारत का 700 ईस्वी सन से लेकर के 1750 ईस्वी सन। आधुनिक भारत का 1750 ईस्वी सन से 1947 और 1947 से दोस्तों प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में भी अपना कौन सा भारत चल रहा है, आधुनिक, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि जो अपने सामने ये तीन भाग निकल करके आए हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहीं से दोस्तों अपने सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से भी हम लोग बात करें कि हमारे लिए इन तीनों में से इंपॉर्टेंट रहने वाला कौन सा है, तो इसके अंदर दोस्तों होगा आधुनिक भारत। आज दोस्तों मैं और आप मिलकर के आधुनिक भारत की चर्चा करते हैं कि जो अपना आधुनिक भारत है इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से अपने टॉपिक होते हैं, कहां से किस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं आधुनिक भारत की, जिसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके कि जो आधुनिक भारत है ये 1750 से हम लोग 1947, 1750 ईस्वी सन से 1947 ईस्वी सन तक हम लोग किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत। अब हम लोग चर्चा करते हैं आधुनिक भारत की। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो ये अपना आधुनिक भारत है इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं आधुनिक भारत के, तो दोस्तों जो आधुनिक भारत है इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो अपना होता है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन दोस्तों ये अपना पहला टॉपिक है। और यूरोपियों का आगमन, इससे आप लोग क्या समझे दोस्तों, एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। वहां से कुछ देश अपने भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं जिनको बोला गया है यूरोपियों का आगमन। जिसके अंदर अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आते हैं, पुर्तगाली। उसके बाद में डच जो कि हॉलैंड से आते हैं अपने भारत के अंदर। उसके बाद में अंग्रेज जो कि ब्रिटेन से आते हैं। उसके बाद में दोस्तों डेनिश जो कि डेनमार्क से आते हैं। और उसके बाद में कौन आने वाले हैं, फ्रांसीसी, जो कि कहां से आते हैं दोस्तों, फ्रांस से। तो ये अपना पहला टॉपिक रहने वाला है यूरोपियों का आगमन। इसके अंदर दोस्तों ये देश भारत में आएंगे व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सत्ता को क्या कर लेंगे अपने अधीन। और सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय सत्ता है ये यहां पर स्थापित की जाएगी। अंग्रेज ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करेंगे, भारत को अपना आधिपत्य बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आधिपत्य बनाया जाता है वो किस क्षेत्र को बनाया गया है, बंगाल। अर्थात बंगाल के अंदर कौन से साम्राज्य का उदय हो रहा है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। तो अगला अपना टॉपिक रहने वाला है, हम कह सकते हैं बंगाल या ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। इसी के साथ में दोस्तों जो अपना तीसरा टॉपिक रहने वाला है आधुनिक भारत का, वो अपना टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक। भारत के प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक की हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने भारत में प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक के रूप में कौन कौन आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला नाम है वो किनका आएगा, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के बारे में हमें पढ़ना है, जिनका जो समय है वो बताया जाता है 1772 से 1833। क्योंकि दोस्तों 22 मई 1772 को इनका जन्म होता है और 27 सितंबर 1833 को इनकी क्या होती है, मृत्यु। तो हमें इनको 1772 से और कहां तक पढ़ना है, 1833। इसी के साथ में दोस्तों जो अपने दूसरे प्रमुख समाज सुधारक के रूप में आते हैं
उनका यहाँ पर नाम क्या रहने वाला है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिनको हमें 1824 से लेकर के और कहां तक पढ़ना है? 1883। क्योंकि दोस्तों स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को होता है और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को होती है। तो हमें 1824 से और कहां तक पढ़ना है? 1883। इसी के साथ में दोस्तों जो अपना तीसरा टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर तीसरे जो भारत के प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक रहने वाले हैं, इनमें किनका नाम आएगा? स्वामी विवेकानंद। तो तीसरे समाज सुधारक के रूप में हम लोग किनको पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनको हम 1863 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और कहां तक पढ़ेंगे? 1902। क्योंकि दोस्तों 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ये अपने 3 प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक रहने वाले हैं। सबसे पहले राजा राममोहन राय, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके बाद में कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ये अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं आधुनिक भारत के। अगर हम लोग बात करते हैं चौथे टॉपिक की कि आधुनिक भारत का अपना चौथा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो ये रहेगा दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति की जाती है, उपद्रव किया जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद दोस्तों जो अपना अगला रहने वाला है, पांचवा टॉपिक है, ये आधुनिक भारत का अपना अंतिम टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का क्या होता है दोस्तों? उदय होता है। उसके बाद में भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन किए जाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोस्तों अपने आधुनिक भारत का अंतिम टॉपिक रहने वाला है। ये जो टॉपिक है आधुनिक भारत का अंतिम, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोस्तों मैं आप लोगों को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ाने वाला हूं। वो 3 भाग कौन कौन से? तो दोस्तों यहां पर जो पहला युग है, वो पहला युग तो क्या कहलाता है? उदारवादी युग। इसी के साथ में जो दूसरा युग हम लोग पढ़ेंगे वो अपना रहेगा उग्रवादी युग। एक उदारवादी युग, उसके बाद उग्रवादी युग, और दोस्तों तीसरा इसका जो चरण रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? गांधीवादी युग। इस टॉपिक को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और कौन सा? गांधीवादी युग। अगर हम लोग बात करते हैं उदारवादी युग की, ये अपना रहने वाला है 1885 से 1905। उसके बाद दोस्तों उग्रवादी युग, ये अपना रहने वाला है 1905 से 1919। उसके बाद जो भी कार्य होगा भारत में वो गांधी जी की विचारधारा के अनुसार होगा। तो अगला अपना चरण हो जाएगा गांधीवादी युग, 1919 से लेकर के 1947। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं। अब आपके सामने एक तो लिखा हुआ है उदारवादी, एक लिखा हुआ है उग्रवादी और एक क्या लिखा हुआ है? गांधीवादी। गांधीवादी का आप मतलब समझ गए होंगे अर्थ क्या है गांधीवादी युग का। गांधी की विचारधाराओं के अनुसार जब से अपने भारत में कार्य होने प्रारंभ हुए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? गांधीवादी युग। लेकिन आपके सामने एक तो लिखा हुआ है उदारवादी युग और दूसरा क्या लिखा हुआ है? उग्रवादी युग। इसका मतलब क्या है दोस्तों? उदारवाद और उग्रवाद, इस बारे में सुनना। अगर हम लोग बात करते हैं उदारवादी युग की, तो उदारवादी युग के अंदर हम कह सकते हैं
कि यहाँ नरम स्वभाव के व्यक्ति इसमें शामिल हैं, को हम वर्द लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसमें शामिल, इस युग में शामिल होने वाले, जिनका क्या कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार। हम जाएंगे ब्रिटिश सरकार को समस्या बता करके आएंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, हम फिर जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के सामने जाकर के दोबारा से अपनी क्या रखेंगे? समस्या। अगर फिर भी समाधान नहीं होता है तो फिर हम दोबारा से जाएंगे। अर्थात जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम चक्कर लगाते रहेंगे किसके? ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के। ये था दोस्तों उदारवाद, अर्थात नरम स्वभाव के व्यक्ति कि जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो। इसी के साथ में उग्रवादी युग, इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल युवा लोग शामिल हैं, जोशीले, जिनका क्या कहना है? ठीक है, हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार। लेकिन हम क्या करेंगे? एक बार जाएंगे ब्रिटिश सरकार को समस्या बता करके आएंगे, दूसरे दिन जाएंगे पहले ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के कान के नीचे दो लगाएंगे और फिर पूछेंगे, हारे हमने तुम्हें कल क्या काम दिया था? इस प्रकार से कार्य करने वाले, अर्थात इनको तुरंत चाहिए रिजल्ट, इनको तुरंत चाहिए। इस युग के व्यक्ति क्या कहलाए हैं? उग्रवादी युग। गांधीवादी के बारे में मैं चर्चा कर चुका। गांधी की विचारधाराओं के अनुसार अपने भारत में क्या होने लगे थे? कार्य। अब दोस्तों आधुनिक भारत का जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? यूरोपियों का आगमन। तो आज हम लोग पहले ही टॉपिक की चर्चा करेंगे यूरोपियों के आगमन की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आधुनिक भारत का जो अपना पहला टॉपिक है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि अपना क्या रहने वाला है दोस्तों? यूरोपियों का आगमन। ये अपना पहला टॉपिक है कि यूरोप महाद्वीप से अपने भारत में किन किन का आगमन हुआ और उनके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तो ये रहने वाला है पहला टॉपिक, यूरोपियों का आगमन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यूरोप महाद्वीप से कौन कौन से देश भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से आए तो क्या कहलाए हैं? पुर्तगाली। कहां से आने वाले हैं दोस्तों? ये पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश हुआ करता है। इसी के साथ में दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आने वाले हैं वो कौन आते हैं? डच। और जो डच है ये कहां के निवासी हैं दोस्तों? हॉलैंड। हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड भी कह सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जो तीसरे नंबर पर भारत में आएंगे वो कौन आएंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों का आपको मालूम भी होगा कि ये कहां के निवासी हुआ करते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही दोस्तों हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जो चौथे नंबर पर भारत में आने वाले हैं वो कौन आते हैं? डेनिस। और जो डेनिस हैं ये कहां से आते हैं? डेनमार्क से। उसके बाद दोस्तों जो पांचवें नंबर पर आने वाले हैं वो कौन होंगे? फ्रांसीसी। और ये जो फ्रांसीसी हैं ये कहां से आने वाले हैं? फ्रांस से। दोस्तों ये यूरोपियों के आगमन का अपने भारत में क्रम है। ये मैंने आपको क्रम लिखवाया है। इसी क्रम में यूरोप महाद्वीप से देश भारत में व्यापार करने आते हैं। सबसे पहले कौन सा? पुर्तगाली। कहां से आए? पुर्तगाल। उसके बाद कौन आएंगे? डच, जो कि कहां के निवासी हैं? हॉलैंड। हॉलैंड को ही हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कौन आए? अंग्रेज। कहां के हैं? ब्रिटेन। उसके बाद में कौन आए हैं? डेनिस। डेनिस कहां से हैं? डेनमार्क। और उसके बाद में कौन आते हैं? फ्रांसीसी, जो कि कहां के हैं? फ्रांस। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरोपियों के आगमन का निम्न में से क्रम किस प्रकार से है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीपीओ एसआई के अंदर पूछा गया था, जो आपका कंबाइंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम होता है सीपीओ एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से यूरोपियों का क्रम कौन सा है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस और उसके बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी।
ये आपको कैसे ध्यान में रखना है सुनना, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको पीडी को क्या करना है, एडी से फेंकना है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है, पीडी एडी एफ। पी से कौन हो जाएगा, पुर्तगाली। डी से कौन हो जाएंगे, डच। ए से कौन होंगे, अंग्रेज। दूसरे डी से कौन होंगे, डेनिश। और एफ से कौन होंगे, फ्रांसीसी। पीडी एडी एफ, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूरोपियों के आगमन का जो क्रम है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपियों के आगमन में, वो सबसे पहले हम लोग किनको पढ़ेंगे, पुर्तगालियों को, जो कि कहां से आते हैं, पुर्तगाल से। तो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है यूरोपियों के आगमन के अंदर पुर्तगाली। अब हम लोग पुर्तगालियों की चर्चा करते हैं कि जो पुर्तगाली हैं इनके द्वारा किस किस प्रकार से भारत में कार्य किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग आज चर्चा करते हैं पुर्तगाली की। अगर हम लोग बात करते हैं पुर्तगाल की, तो जो पुर्तगाल है दोस्तों, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसको एक बात मालूम पड़ जाती है। वो बात क्या मालूम पड़ती है कि एक महाद्वीप है, और जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया। महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, एशिया। और इस एशिया महाद्वीप में क्या स्थित है, इंडिया। और इंडिया को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। दोस्तों ये बात मालूम पड़ जाती है यूरोप महाद्वीप में किनको, पुर्तगालियों को। एक महाद्वीप है जिसका नाम एशिया है, एशिया में स्थान कौन सा है, इंडिया। इंडिया को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। जैसे ही दोस्तों पुर्तगालियों को ये बात मालूम पड़ती है, यहां पर पुर्तगालियों के द्वारा जो ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला है इंडिया, इसको लूटने की क्या कर ली जाती है, तैयारी। लेकिन पुर्तगालियों को सिर्फ इतना मालूम पड़ा है कि ऐसे ऐसे कोई स्थान है, इस स्थान तक पहुंचने का उनको क्या मालूम नहीं है, रास्ता, कि ये जो इंडिया है यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों जो ये पुर्तगाल वाला क्षेत्र है, इस पुर्तगाल के अंदर सर्वोच्च पद हुआ करता है जिसका नाम क्या था, पोप। ये जो पोप है ये सर्वोच्च व्यक्ति है कहां पर, पुर्तगाल में। और ये जो पोप है इसका जब भी चयन किया जाता था दोस्तों, जब भी नियुक्त किया जाता था पोप को, तो यहां पर क्या होता था, चिमनी बनी होती थी और इस चिमनी से कैसा धुआं निकाला जाता था, सफेद धुआं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। पुर्तगाल के अंदर चिमनी से निकलता हुआ सफेद धुआं किसके चयन का प्रतीक है, तो किसका बताना है आपको, पोप। ये पोप के चयन का क्या होता था, प्रतीक। और पुर्तगाल के अंदर पोप का चयन हो रखा है। इस पोप के द्वारा आदेश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ये इंडिया है, जो अपना सोने की चिड़िया कहलाया है, इसके मार्ग की क्या करके लाए, खोज। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो यहां पर इंडिया है, इसके जो मार्ग की खोज है उसके लिए कौन व्यक्ति आता है, तो यहां पर दोस्तों व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या है, कोलंबस। क्या नाम है इसका, कोलंबस। जो ये कोलंबस है, इस कोलंबस को भेजा जाएगा किसके, मार्ग की खोज करने के लिए, भारत। लेकिन दोस्तों ये जो कोलंबस है, ये कोलंबस आता तो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, लेकिन कोलंबस के साथ बीच में मिस्टेक हो गई। सुनना दोस्तों, मिस्टेक क्या हो जाती है, ये जो कोलंबस है इसके साथ वही हाल हो गया, मुझे तो तेरी लत लग गई। और लत के चक्कर चक्कर में ये जो कोलंबस है जिसको भारत आना था, लत के चक्कर में कोलंबस कहां पर पहुंच गया, अमेरिका। और 1492 में दोस्तों किसके मार्ग की खोज कर देता है, अमेरिका। इसलिए मित्रों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपके भी अगर किसी प्रकार की कोई लत है तो उसको छोड़ देना।
देख लो लत के चक्कर में क्या हुआ, इसको भेजा कहां था, भारत के मार्ग की खोज करनी, और लत के चक्कर में, मिस्टेक के चक्कर में कहां पहुंच गया, अमेरिका। और 1492 में किसकी खोज कर डाली है, अमेरिका के मार्ग की। लेकिन दोस्तों यहां पर जो पुर्तगाली हैं, इन पुर्तगालियों को तो क्या चाहिए यहां, इंडिया। पुर्तगालियों की निगाहें तो यहां पर टिकी हुई है सोने की चिड़िया पर, और अब यहां पर जो पुर्तगाली है उनके साथ बुरा हाल हो रखा है। उनको न तो दिन में चैन है न रात में चैन है, बिल्कुल बेचैनी बनी हुई है पुर्तगालियों की। और अब दोबारा से पुर्तगालियों के द्वारा अपने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा, वास्को डिगामा। तो अब दोस्तों ये जो वास्को डिगामा है इसको नियुक्त किया जाएगा, और वास्को डिगामा से पहले ही पूछा जाएगा कि भाई तू भारत के समुद्री मार्ग की खोज करेगा या नहीं करेगा। तो इसने कहा मैं बिल्कुल समुद्री मार्ग की खोज करके आऊंगा। बोला तू ये बता, तेरे तो कोई लत लत का चक्कर नहीं है। तो इसने कहा नहीं, मैं सीधा जाऊंगा और सीधा आऊंगा। तो दोस्तों अब यहां पर जो वास्को डिगामा है, ये वास्को डिगामा अपने भारत के समुद्री मार्ग की क्या करने निकलता है, खोज। और ये जो वास्को डिगामा है, ये सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचेगा उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। दोस्तों ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये केप ऑफ गुड होप एक द्वीप हुआ करता है, और ये जो द्वीप है वो कहां का है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों ये द्वीप है, और इस द्वीप का जो नाम है वो नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। इस केप ऑफ गुड होप के रास्ते यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, वास्को डिगामा, दक्षिण अफ्रीका का जो कि क्या है, एक द्वीप। यहां तक का रास्ता दोस्तों वास्को डिगामा जानता था केप ऑफ गुड होप तक का, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वीप केप ऑफ गुड होप की, इसकी खोज पहले ही हो चुकी है। और इसकी खोज कब हो चुकी थी, 1487 में। और 1487 में इस केप ऑफ गुड होप की जो खोज करने वाले, जो इसके खोज करता है, उनका दोस्तों नाम था बार्टोलोमियास। बार्टोलोमियास के द्वारा क्या की जाती है, केप ऑफ गुड होप की खोज कब की गई थी, 1487 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका का क्या हुआ करता था, द्वीप। यहां तक का दोस्तों रास्ता जानता था वास्को डिगामा, और यहां पर पहुंचता है केप ऑफ गुड होप पर। और वास्को डिगामा यहां आकर के बड़ा खुश होता है, क्योंकि वास्को डिगामा को यह लगने लग जाता है कि ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये स्थान कहां पर है दोस्तों, इंडिया में है। ये सोचने लग गया कौन, वास्को डिगामा। लेकिन वास्को डिगामा को ये मालूम नहीं है कि ये जो द्वीप है, ये द्वीप कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों अब यहां पर वास्को डिगामा बड़ा खुश हुआ, और यहां पर वास्को डिगामा डांस करने लग जाता है कि मैंने किसके मार्ग की खोज कर दी है, इंडिया। यहीं पर दोस्तों जो ये केप ऑफ गुड होप है, यहां पर अपने गुजरात के एक व्यापारी आए हुए हैं, और जो गुजराती व्यापारी हैं, इस व्यापारी का दोस्तों नाम क्या है, अब्दुल मनीद। ये अब्दुल मनीद ने देखा कि यहां पर कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैंने इंडिया की खोज कर दी, इंडिया की खोज कर दी। तो यहां पर ये अब्दुल मनीद वास्को डिगामा के पास आता है, और आकर के कहता है कि भाई क्यों इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है। तो इसने कहा कि मैंने किसको खोज लिया है, इंडिया को। तो अब्दुल मनीद ने कहा, अरे मूर्ख प्राणी, ये जो स्थान है ये केप ऑफ गुड होप है, जो कि कहां का द्वीप है, दक्षिण अफ्रीका का। अगर तेरे को इंडिया चलना है तो मेरे पीछे पीछे आ जा। अब दोस्तों ये जो अब्दुल मनीद हैं, इसकी सहायता से वास्को डिगामा कहां पर पहुंचेगा, इंडिया, अर्थात अपने भारत में। तो वास्को डिगामा की सहायता करने वाला व्यापारी कौन है, गुजराती व्यापारी है।
जिसका नाम क्या है दोस्तों, अब्दुल मनीद है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इस अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डिगामा अपने भारत में सबसे पहले कहां पर पहुंचता है। तो भारत पहुंचेगा कालीकट। इसी कालीकट का नाम मिलता है मलयालम भाषा में, और ये नाम हमें क्या मिलता है, कोझिकोड। और ये जो कालीकट या कोझिकोड नामक स्थान है, ये स्थान दोस्तों कहां पर है, केरल में। तो अब वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से अपने भारत में पहुंचेगा। भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा, कालीकट या कोझिकोड में, जो कि दोस्तों कहां पर स्थित है, केरल में। अब यहां पर वास्को डिगामा जब केरल में पहुंचता है तो वास्को डिगामा का दोस्तों यहां पर स्वागत किया जाएगा। और वास्को डिगामा का जो स्वागत है, ये स्वागत कौन करेंगे, तो इस समय दोस्तों यहां पर अपने हिंदू शासक हुआ करते हैं। और जो हिंदू शासक हैं, इस हिंदू शासक का नाम क्या है, समुथरी। क्या नाम है दोस्तों, समुथरी। तो वास्को डिगामा का स्वागत किसके द्वारा किया जाएगा, हिंदू शासक समुथरी के द्वारा। ये जो समुथरी है, इसी का पुर्तगाली एक नाम रखेंगे, और ये नाम क्या होगा, जमोरिन। तो या तो समुथरी बोलो इसको, या फिर क्या बोलो, जमोरिन, बात एक ही है। अब यहां पर वास्को डिगामा का स्वागत हो चुका है। तो दोस्तों ये जो वास्को डिगामा है, इसके द्वारा भारत से क्या किया जाएगा, व्यापार। और वास्को डिगामा जो भारत से व्यापार करेगा, वो व्यापार किनका करेगा दोस्तों, मसालों का। मसाले तो कई प्रकार के होते हैं। वास्को डिगामा के द्वारा किस मसाले का व्यापार किया गया, तो दोस्तों वास्को डिगामा ने किसका व्यापार किया है, काली मिर्च का। वास्को डिगामा के द्वारा काली मिर्च का क्या किया जाता है, व्यापार। इसी के साथ में दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन सुनना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया, तो आप लोग ऐसे ही आंसर दे देते हो कि वास्को डिगामा भारत सर्दी में आया, जाड़ा में आया वास्को डिगामा। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना, वास्को डिगामा सर्दी में नहीं आता है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, 17 मई 1498 में। ये एग्जैक्ट तिथि है, ध्यान रखना। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कहां पर पहुंचता है, भारत में। वास्को डिगामा के द्वारा भारत से क्या किया जाएगा, व्यापार। व्यापार किनका करेगा, मसालों का। मसालों में किसका करेगा, काली मिर्च का। और जब दोस्तों वास्को डिगामा भारत से व्यापार करके वापस जाएगा अपने पुर्तगाल में, और जाकर के इन मसालों को बेचेगा, तो वास्को डिगामा के द्वारा दोस्तों जो मुनाफा कमाया गया, वो मुनाफा कितने गुना मिला था इसको, 60 गुना। इस प्रकार से जो अपना भारत है, इसको क्या बोला जाता है, सोने की चिड़िया। ऐसे ही भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाया है। अपने भारत के अंदर जो भी उत्पादन होता था, वो सोने से कम नहीं है दोस्तों। इस कारण से अपने भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। अब दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत से व्यापार किया। व्यापार करने के बाद कितना गुना मुनाफा कमाया है, 60 गुना। तो जब ये पुर्तगाल में गया और जाकर के 60 गुना मुनाफा कमाने लगा, तो आसपास के क्षेत्र में चर्चाएं चलने लगी कि वास्को डिगामा तू ऐसा कहां गया था जिससे कि एक बार में ही तेरे को कितना गुना मुनाफा होने लग गया, 60 गुना। तो ये बात दोस्तों सबसे पहले वास्को डिगामा अपने दोस्त को बताएगा। और वास्को डिगामा का जो दोस्त है, इसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये इसके दोस्त का क्या है दोस्तों, नाम। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो कि वास्को डिगामा का क्या हुआ करता था, दोस्त। ये बात वास्को डिगामा सबसे पहले अपने दोस्त को बताता है कि मैं किस महाद्वीप में गया था, एशिया में।
एशिया महाद्वीप में जगह कौन सी? इंडिया। और इंडिया ने के कवे सोने की चिड़िया। और वास्को डिगामा ने एक बात और बताई कि इस चिड़िया के अर्थात इंडिया के जो लोग हैं वो क्या हैं? बावड़े। वास्को डिगामा ने भारतीयों को पागल कहा, बावला कहा। वो क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों वास्को डिगामा रास्ता भूल चुका था। वो तो सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता जानता था। उसके बाद उसको गुजराती व्यापारी मिला जिसका नाम क्या है? अब्दुल मनीद। उसके द्वारा क्या की गई? उसकी सहायता, और सहायता करके अब्दुल मनीद उसको अपने भारत में लेकर के आया। भारत में कहां लेकर के आता है उसको? कालीकट या कोझिकोड। वहां पर जो अपने शासक हुआ करते थे, हिंदू शासक, जिनका नाम क्या था? समुद्री। उसके द्वारा उनका क्या किया गया? स्वागत। और कहा गया जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम इंडिया से क्या करो? व्यापार। इस कारण से दोस्तों अपने इंडिया वालों को ये लोग क्या मानते हैं? पागल, बावले कहा करते हैं। और अब ये बात इसके दोस्त को मालूम पड़ी जिसका नाम क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो क्या इतना सुनने के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल से रुका जाएगा? नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखना, पुर्तगालियों के द्वितीय नाविक के रूप में, नाविक का मतलब समझे दोस्तों आप, द्वितीय नाविक बोला है मैंने यहां। नाविक का मतलब होगा नाव लेकर आने वाला, क्योंकि ये नाव से आते थे, समुद्री मार्ग से आते थे। तो पुर्तगालियों के द्वितीय नाविक के रूप में 1599 ईस्वी के अंदर भारत कौन आ जाता है? यहां पर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, इसके द्वारा भारत से व्यापार किया गया। और व्यापार करने के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल वापस चला जाता है। उसके बाद जो यहां पर वास्को डिगामा है, इस वास्को डिगामा के द्वारा दोबारा से अपने भारत में आया जाएगा। तो वास्को डिगामा जो दूसरी बार भारत आएगा दोस्तों, वो कब आया? सॉरी दोस्तों, यहां पर 1599 नहीं, आपको क्या पढ़ना है? 1499। ये एग्जैक्ट तिथि नहीं है, कई जगह इसके अंदर हमें डिफरेंट मिलता है। अब दूसरी बार वास्को डिगामा कहां पर आएगा भारत में? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया, तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या बताना है? 1502। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया, तो आप लोगों का दोस्तों आंसर होना चाहिए 3 बार। वास्को डिगामा कितनी बार भारत आता है? 3 बार। तीसरी बार कब आया? तो वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आता है? 1524 में। और वास्को डिगामा को पुर्तगाली भारत में अपना क्या नियुक्त कर देते हैं? गवर्नर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498। उसके बाद द्वितीय नाविक के रूप में कौन आया? इनका दोस्त जिनका नाम क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। उसके बाद 1502 में दूसरी बार भारत कौन आ जाता है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आता है? 3 बार। एक बार 1498, उसके बाद 1502, और उसके बाद कब आता है? 1524 में। तो अब पुर्तगालियों ने क्या देखा कि वास्को डिगामा 1502 तक 2 बार भारत जा चुका है, और एक बार इसका दोस्त जिसका नाम क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वो कहां पर जा चुका है? भारत। तो अब आगे चल करके दोस्तों जो पुर्तगाली हैं, इनके द्वारा भारत में क्या स्थापित की जाएंगी? फैक्ट्रियां। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो फैक्ट्रियां हैं वो कहां पर स्थापित की जाती है, और किसके द्वारा सबसे पहले स्थापित की गई, वो स्थान कौन सा आता है। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार आप लोग देखना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो अपना आधुनिक भारत है, इसके क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, और इसमें पहला ही अपना टॉपिक कौन सा है? यूरोपियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और कौन है? फ्रांसीसी। फिर हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ना प्रारंभ किया। पुर्तगालियों के बारे में हमने क्या पढ़ा? पुर्तगाल में किसका चयन होता है? पोप का। चिमनी से निकलता हुआ सफेद धुआं किसके चयन का प्रतीक है? पोप।
अब इनके द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाएगी तो किसको नियुक्त किया जाएगा? कोलंबस। लेकिन कोलंबस के साथ मिस्टेक हो गई तो ये कहां पहुंच गया? अमेरिका। और 1492 में किसकी खोज कर देता है? अमेरिका। उसके बाद दोस्तों आगे हमने क्या देखा कि फिर भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सिर्फ कहां तक का रास्ता जानता है? केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इसकी खोज 1487 में किसके द्वारा की जा चुकी थी? बार्टोलोमियास। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का क्या हुआ करता था? द्वीप। इसी केप ऑफ गुड होप को दोस्तों एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे कहते हैं आशा अंतरीप द्वीप। हिंदी में इसका नाम हो जाता है आशा अंतरीप द्वीप। उसके बाद दोस्तों इसकी सहायता किसने की? गुजराती व्यापारी जिसका नाम क्या है? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डिगामा कहां पहुंचा भारत में? कालीकट या कोझिकोड, जो कि कहां है? केरल में। इसका स्वागत कौन करेगा? हिंदू शासक समुद्री। समुद्री का ही नाम क्या रख दिया जाएगा? जमोरिन। उसी के साथ में दोस्तों वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। वास्को डिगामा ने भारत से व्यापार किया, किसका किया? मसालों का। मसालों में किसका करता है? काली मिर्च का। उसके बाद दोस्तों द्वितीय नाविक के रूप में कौन आएगा? वास्को डिगामा का दोस्त, जिसका नाम क्या है? पेड्रो अल्बारेज कैब्राल, जो कि 1499 1500 ईडीबी मिलता है उसके अंदर कहां पर आता है? ये भारत में। क्योंकि 1499 का अंतिम समय होता है तो 1500 ईस्वी क्या हो जाती है? शुरुआत। इसी के साथ में दोस्तों वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में। 3 बार वास्को डिगामा भारत आता है, तीसरी बार कब? 1524 में। 1524 में इसको क्या बना दिया जाता है? गवर्नर। अब आगे चल करके जो यहां पर पुर्तगाली हैं, इनके द्वारा अपने भारत में क्या स्थापित की जाएंगी? फैक्ट्रियां। अगर हम लोग चर्चा करते हैं पुर्तगालियों के द्वारा कहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों जो प्रथम फैक्ट्री लगाई जाती है वो प्रथम फैक्ट्री लगाएंगे 1503 ईस्वी के अंदर। और 1503 ईस्वी के अंदर जो फैक्ट्री लगेगी, जो कि इनकी भारत में प्रथम फैक्ट्री है, ये जो प्रथम फैक्ट्री है ये कहां पर लगाई जाएगी? कोचीन में। और जो कोचीन स्थान है दोस्तों, ये कोचीन कहां पर स्थित है? केरल। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा अपनी प्रथम क्या लगाई जाती है? फैक्ट्री। उसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों का लालच और बढ़ गया और पुर्तगालियों के द्वारा 1505 ईस्वी के अंदर क्या लगाई जाती है? भारत में दूसरी फैक्ट्री। और ये जो दूसरी फैक्ट्री है ये कहां पर लगाएंगे? कन्नूर में। और जो कन्नूर है दोस्तों ये कहां पर है? केरल। प्रथम फैक्ट्री कोचीन केरल में, दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगाते हैं? कन्नूर। कन्नूर कहां पर है दोस्तों? केरल। इसी के साथ में आगे चल करके पुर्तगालियों के द्वारा भारत में अपनी राजधानी स्थापित की जाएगी 1505 में। और ये जो राजधानी है ये राजधानी किसको बनाएंगे? कोचीन। पुर्तगालियों की भारत में 2 तो फैक्ट्रियां हो चुकी हैं और एक क्या हो चुकी है? राजधानी। राजधानी कहां है? कोचीन में। प्रथम फैक्ट्री भी कहां पर है? कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री कहां पर है? कन्नूर में। अर्थात पुर्तगालियों ने 2 फैक्ट्री स्थापित कर ली, एक राजधानी स्थापित कर ली। अब इनके सफल संचालन के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए, तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों अपना एक वायसराय नियुक्त किया जाएगा। और पुर्तगालियों ने जो अपना भारत में प्रथम वायसराय नियुक्त किया है, इस वायसराय का नाम होगा दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगालियों का भारत में क्या होगा? पहला वायसराय। और ये जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है जो कि इनकी कंपनियों का संचालन करेगा और साथ में राजधानी की क्या रखेगा? देखरेख। इस फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा दोस्तों एक नीति चलाई जाती है और ये जो नीति है इसका नाम क्या होगा? तो नीति का दोस्तों नाम आता है ब्लू वाटर पॉलिसी।
ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति कौन चला के जाएगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसी नीति को दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी हमें मिलता है, अन्य नाम से भी हम जानते हैं, इसे कहते हैं नीले जल की नीति। या तो इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोल लो या फिर क्या बोल लो, नीले जल की नीति। बात एक ही है दोस्तों, क्योंकि ब्लू का मतलब नीला, वाटर का मतलब जल, पॉलिसी का मतलब नीति, तो इसी का नाम हो जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। इस नीति का दोस्तों अर्थ क्या होता है? यहां पर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ये नीति क्यों चलाई? तो इस नीति का दोस्तों जो अर्थ है वो होता है शांति पूर्वक तरीके से क्या करना? व्यापार। हम भारत में शांति पूर्वक तरीके से व्यापार करेंगे। साथ में दोस्तों इसी नीति का जो अर्थ है वो हमें एक अर्थ और मिलता है कि ये जो नीति है ये अल्मीडा ने समुद्री क्षेत्र पर क्या रखने के लिए चलाई है? निगरानी। समुद्री क्षेत्र पर निगरानी रखना चाहता है, इस कारण से ये कौन सी नीति को चलाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। दोस्तों यहां पर जिसके द्वारा नीति को चलाया गया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा, उसी के द्वारा आगे चल करके नीति को तोड़ा गया। तोड़ा किस प्रकार से? जो यहां पर पुर्तगाली हैं, इनको अपने भारत में व्यापार करने की जो अनुमति है, ये अनुमति कौन से क्षेत्र में दी जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। लेकिन ये जो पुर्तगाली हैं ये दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लग गए, और जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। अनुमति कहां पर थी? पूर्वी क्षेत्र में। हस्तक्षेप कहां करने लग गए? दक्षिण पूर्व। और अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण पूर्व की, तो जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये किसके अधीन हुआ करता था? महमूद बिगारा। महमूद बिगारा जो कि गुजरात का सुल्तान हुआ करता था। इस गुजरात के सुल्तान के पास में कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी। और इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कौन करने लग गए हैं? पुर्तगाली। इसका मतलब जिस क्षेत्र में आपको व्यापार की अनुमति नहीं है, उस क्षेत्र में आपको कौन प्रवेश करने देगा? तो यहां पर दोस्तों महमूद बिगारा और जो पुर्तगाली, जिनके वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इनके मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है, और ये जो युद्ध है इसका नाम क्या होगा? चोल का युद्ध। और ये दोस्तों जो चोल का युद्ध है, ये युद्ध कब होता है? 1508 में। इस चोल के युद्ध के अंदर एक तरफ तो कौन रहेंगे? पुर्तगाली, और दूसरी तरफ कौन रहेगा? गुजराती सुल्तान। एक तरफ पुर्तगाली हैं, दूसरी तरफ गुजराती सुल्तान। पुर्तगालियों में कौन रहेगा? तो जो वायसराय है भारत में, वायसराय का नाम क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये वायसराय है दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो पुर्तगालियों की तरफ से ये लड़ाई लड़ेगा, और गुजराती तरफ से कौन है? तो गुजराती कौन है दोस्तों? सुल्तान महमूद बिगारा। और यहां पर दोस्तों ये युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, इसके द्वारा गुजराती व्यापारी महमूद बिगारा को क्या कर दिया जाता है? परास्त। अल्मीडा के द्वारा दोस्तों नीति कौन सी चलाई गई थी? शांति पूर्वक तरीके से व्यापार करना, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति। और यहां पर अल्मीडा स्वयं युद्ध करने लग गया। क्या युद्ध करने से शांति रहती है क्या? तो यहां पर दोस्तों अल्मीडा को क्या किया जाएगा? वापस बुलाया जाएगा, और पुर्तगालियों के द्वारा भारत के अंदर अपना दूसरा वायसराय नियुक्त किया जाएगा। ये दोस्तों जो दूसरा वायसराय है ये कौन आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1509 के अंदर इनको वापस बुला लिया जाएगा, और यहां पर दूसरा वायसराय भेजा जाता है, और जो पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय हैं इनका नाम क्या है? तो दूसरे वायसराय का नाम होगा दोस्तों फ्रांसिस्को
डी अल्बुकर्क। वहां पर दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। यहां पर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हैं, जो कि पुर्तगालियों का क्या रहेगा? दूसरा वाइसराय। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पुर्तगालियों के दूसरे वाइसराय हैं, इनके द्वारा भारत में किस प्रकार से क्या क्या कार्य किया जाएगा। दोस्तों ये जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पुर्तगालियों के दूसरे वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप अपनी कमेंट के माध्यम से राय जरूर देना कि जो आप लोगों को ये आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम लोगों ने आज पुर्तगालियों को पढ़ना प्रारंभ किया था, ये आप लोगों को कैसा लगा। और साथ में जो आपका अपना चैनल है जिसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट विद सिग्मा, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जितना दोस्तों आप लोगों की तरफ से हमें प्यार मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पूरी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए क्या की जाएगी? मेहनत। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, जिससे जो भी शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उन तक जो हमारी ये मुहिम है, ये पहल है, इसके माध्यम से क्या पहुंच पाए, और वो जो विद्यार्थी है अपने सुनहरे भविष्य का क्या कर पाए? निर्माण। दोस्तों हमने एक वाइसराय को तो पढ़ लिया, प्रथम वाइसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। अगली क्लास में हम लोग दूसरे वाइसराय की चर्चा करेंगे, जिनका नाम क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इसके द्वारा किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उन सब बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जिसके अंदर एक नए जोश के साथ आप लोगों से क्या रहने वाली है? मुलाकात। ओके दोस्तों। हाँ तो भूल ही गई।